वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी लाइफ स्टडी। और प्रिय विद्यार्थियों, आज की क्लास भी बीए फर्स्ट सेमेस्टर के विद्यार्थियों के लिए है। और जैसा कि मैंने कल आपको बताया था कि आपका जो सिलेबस है उसके 3 जो चैप्टर हैं, जिसमें है आपका शिक्षा, राज्य और धर्म, ये तीनों एक साथ हैं। तो कल मैंने आपको बताया था कि जो शिक्षा है वो क्या है, क्या परिभाषा है उसकी और क्या उसकी उपयोगिता है समाज में। और आज की क्लास में हम बात करेंगे राज्य के बारे में कि राज्य क्या है, कैसे अस्तित्व में आए, राज्य के क्या कार्य हैं, राज्य के कौन से तत्व होते हैं और राज्य का मूल उद्देश्य क्या है, इन सभी के बारे में बात करेंगे। तो मैं क्लास को शुरू करूं उससे पहले मेरा विशेष आप लोगों से निवेदन है कि चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब इसको कर लीजिए और लास्ट में जब आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, सभी विद्यार्थियों के लिए जो फर्स्ट सेमेस्टर के हैं, जिससे कि वो उनके काम आ सके। तो राज्य के बारे में प्रिय विद्यार्थियों आप अक्सर सुनते होंगे, लेकिन जो राज्य की वास्तव में जो परिभाषा है और समाज शास्त्र का जो एक पर्सपेक्टिव है राज्य के बारे में, वो एकदम अलग है। जैसा आप सोचते हैं राज्य, तो आपके दृष्टिकोण से मुझे लगता है कि जैसे उत्तर प्रदेश एक राज्य है, मध्य प्रदेश एक राज्य है, बिहार एक राज्य है, पंजाब एक राज्य है ना। इस तरीके से जितने भर हमारे देश में राज्य हैं, लेकिन जो समाज शास्त्र है, समाज शास्त्र की एक ब्रांच खास करके जिसको हम कहते हैं पॉलिटिकल सोशियोलॉजी, राजनीतिक समाज शास्त्र, वो राज्य की परिभाषा को अपने हिसाब से देता है और वो कहता है कि ये राज्य नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके पीछे कई सारे कारण हैं और सबसे एक प्रमुख कारण है इसमें राज्य के तत्वों का। राज्य के तत्वों के बारे में कहा जाता है कि राज्य कहलाने के लिए 4 तत्वों का होना आवश्यक है। अगर उनमें से कोई भी एक तत्व नहीं है तो हम उसके लिए राज्य नहीं कह सकते। तो उन तत्वों के बारे में हम बात करें उससे पहले मैं आपको बताता हूं कि राज्य की एक साधारण सी एक परिभाषा या उसका अर्थ क्या है, जिसको आप आसानी से याद कर सकते हैं। तो याद करने का सबसे आसान सा तरीका मैंने यहाँ पे लिखा है कि आप देखिए, आप ऐसे बता सकते हैं कि राज्य क्या है। राज्य एक संस्था है, आप इसको समिति भी कह सकते हैं। कई जगह पर कुछ समाज शास्त्रियों ने राज्य को एक समिति भी माना है, लेकिन यहाँ पे आप समझिए, आप इसको संस्था बताइए। राज्य क्या है? एक संस्था है। संस्था किस सेंस में? नियम और कानून और कार्यप्रणालियों की एक व्यवस्था, एक संयुक्त व्यवस्था जिसमें है एक वो संस्था क्या है? राज्य है, जो क्या करता है? सामाजिक नियंत्रण की स्थापना करता है। अर्थात ये जो संस्था है जिसमें नियम, कानून और कार्यप्रणालियां आती हैं, इसका मूल उद्देश्य क्या होता है? समाज में सामाजिक नियंत्रण की स्थापना करना। और उस सामाजिक नियंत्रण की स्थापना का माध्यम क्या है? राजनीतिक संगठन। अर्थात राजनीतिक संगठनों के द्वारा समाज में सामाजिक नियंत्रण को स्थापित करने के लिए जो नियम, कानून और कार्यप्रणालियां बनाई जाती हैं, उन सभी की जो व्यवस्था है उसको हम राज्य कहते हैं। तो इस सेंस में राज्य क्या है? राज्य एक संस्था है। किसकी? नियमों की, कानून की, कार्यप्रणालियों की, जिसका उद्देश्य होता है सामाजिक नियंत्रण की स्थापना करना, सामाजिक जीवन को व्यवस्थित बनाना। और कैसे बनाया जाता है? ये बनाया जाता है राजनीतिक संगठनों के द्वारा, नियमों को, कानूनों को, कार्यप्रणालियों को बनाकर और उनको लागू करके। तो इस सेंस में राज्य क्या है? राज्य एक संस्था है। तो देखो, आप जानते होंगे, जैसा कल की क्लास में मैंने आपको बताया था कि व्यक्ति को अगर स्वतंत्र छोड़ दिया जाए तो वो शेर से भी खतरनाक साबित होता है। आप समाज में इस चीज का देखते भी होंगे, इसको अनुभव भी करते होंगे कि इतने सारे रेस्ट्रिक्शंस हैं सोसाइटी में, समाज में इतने सारे नियम हैं, कानून हैं, परंपराएं हैं, उस रीति रिवाज है। इसके अलावा सरकार है, सरकार की एजेंसियां हैं जिसमें पुलिस व्यवस्था है, कानून है, न्यायपालिका है। ये सारा कुछ होने के बावजूद भी लोग बहुत बड़े बड़े जघन्य अपराध कर देते हैं। महिलाएं पतियों का मर्डर कर देती हैं, पति अपनी स्त्रियों का मर्डर कर देते हैं। जो कुछ लड़कियां हैं वो अपने प्रेमी का लवर मतलब मर्डर कर देती हैं। प्रेमी जो अपनी गर्लफ्रेंड्स है या जो उनकी प्रेमिका है उनका मर्डर कर देते हैं। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की पैसों को लेकर के उनकी जान ले लेता है। एक व्यक्ति जरा सी लड़ाई झगड़े होगा उस पर उसको मार डालता है। यानी कि इतने रेस्ट्रिक्शन होने के बाद भी व्यक्ति अपने फायदे के लिए दूसरे व्यक्ति की जान लेने में बिल्कुल भी हिचक नहीं करता है। तो ये जो बुराई है या ये जो व्यवस्था है, इस व्यवस्था को बनाए रखने के लिए कैसे इसको बनाया जाए, इसी उद्देश्य को दृष्टिगत रखते हुए राज्य रूपी संस्था का निर्माण हुआ था। राज्य को बनाएगा। अगर आप प्राचीन काल को देखेंगे, स्टार्टिंग में जहां से सभ्यता का विकास हुआ है, वहां आप देखेंगे कि जब लोग कबीलों में रहते थे
यदि एंथ्रोपोलॉजी को आप पढ़ेंगे तो उसमें बताया जाता है कि लोग क्या कबीलों में रहते थे, झुंडों में रहते थे, लेकिन उन कबीलों का भी एक सरदार होता था। धीरे धीरे और सभ्यता का विकास हुआ, है ना, कृषि प्रारंभ हुई, लोग जो घूमते थे एक जगह से दूसरी जगह पर अपनी आजीविका चलाने के लिए, जब कृषि में सरप्लस अनाज उनके लिए होने लगा तो वो एक ही जगह पर बस गए। तो जब वो एक जगह बस गए, वहां पर भी उनके झगड़े झंझटों को सुलझाने के लिए एक डोमिनेंट हुआ, एक व्यक्ति शक्तिशाली हुआ जो सभी पर अपना अधिकार चलाता था। तो इस तरीके से हर काल में, हर समय, हर समाज में राज्य रूपी संस्था किसी न किसी रूप में विद्यमान रही है। इसके कई सारे छोटे स्वरूप को देखें तो ये कहा जाता है, जैसे हम अरस्तु की बात करते हैं तो अरस्तु कहता है कि गांव का समुदाय जो आत्मनिर्भर जीवन व्यतीत करता हो उसको राज्य कहते हैं। तो पहले क्या होता था, छोटे छोटे नगर राज्य हुआ करते थे, यानी गांव को भी राज्य मान लिया जाता था। इसका क्या मतलब है कि अगर कोई भी समुदाय आत्मनिर्भर है तो वो राज्य है। इस सेंस में अरस्तु ने जो अपनी व्याख्या दी है उसमें आप देखेंगे तो वो कहता है कि जो परिवार है वो भी एक तरीके से राज्य की तरह काम करता है, क्योंकि उसमें जो पिता है वो पूरे घर का मालिक होता है, वो जो भी आदेश करता है उसके हिसाब से सबको चलना पड़ता है। वो परिवार को भी राज्य मानता है, वो गांव को भी राज्य मानता है, वो यातायात संचालित करने के लिए जो ट्रैफिक पुलिस लगी हुई है उसको भी वो राज्य मानता है। तो इस सेंस में कई सारी इस तरह की परिभाषाएं तमाम समाजशास्त्रियों ने दी है। तो हम बात करते हैं यहाँ पे कि राज्य के प्रकार क्या है, टाइप्स ऑफ स्टेट्स। तो देखो इसमें सबसे पहले आते हैं नगर राज्य। यूनान में क्या होता था, पहले बहुत छोटे छोटे नगर राज्य हुआ करते थे, यानी कि जिसकी आबादी 4000 या 5000 है तो वो राज्य हुआ करता था। तो प्राचीन एथेंस और स्पार्टा नाम के यूनान में दो नगर राज्य हुआ करते थे और उनमें आपस में झगड़े चलते रहते थे, लड़ाई चलती रहती थी। एक बार एक राज्य का राजा दूसरे राजा की जो रानी थी उसको चुरा करके ले गया, तो उसने फिर अपनी रानी को वापस लाने के लिए उस पर आक्रमण कर दिया। और राज्य कैसा था, वो चार दीवारी से बना हुआ था, है ना, चारों तरफ से उसकी बाउंड्री थी, सेना उसमें घुस नहीं सकती थी, एक ही गेट होता था उसका, वो गेट इतना मजबूत होता था कि सेना को अंदर घुसने का कोई मौका ही नहीं था। तो इस तरीके से वो काठ का घोड़ा बना करके लेके आए, काठ के घोड़े में उन्होंने दो सिपाहियों को अंदर उसमें छुपा दिया और बाद में अपने डेरे तंबू जला करके वो थोड़ा सा साइड हो गए। तो उन्होंने सोचा कि ये तो हार मार के वापस चले गए हैं और घोड़ा इनका कोई ऐसा खेलने का है, ये शायद इसलिए यहाँ पे छूट गया है, चलो इसको ले चलते हैं। उसको ले गए वो अपने अंदर। तो जब रात हो गई तो घोड़े के पेट में से वो दो सिपाही निकले, उन्होंने उस राज्य का गेट खोल दिया और जो दुश्मन राजा था उसकी सारी सेना उस राज्य में घुस गई, उस राजा को पकड़ लिया और अपनी रानी को वो वापस ले आया। इस तरीके की तमाम सारी कहानियां उस समय की आपको इतिहास में मिलती हैं, जहां छोटे छोटे नगर राज्य हुआ करते थे। तो नगर राज्य प्राचीन यूनान में होते थे। फिर क्या हुआ, साम्राज्य आए, यानी कई सारे नगर राज्यों को मिलाकर के एक बड़ा साम्राज्य स्थापित हुआ, जिसमें कई सारे छोटे छोटे राज्यों को मिलाकर के बड़ा साम्राज्य बना। फिर उपनिवेशवादी राज्य। उपनिवेशवादी राज्यों का मतलब है जैसे इंग्लैंड है, जर्मनी है, इन्होंने एक समय पे क्या क्या किया कि अपनी ताकत को दिखाने के लिए दूसरे राज्यों पर हमला करके, आक्रमण करके वहां पर अपनी सत्ता स्थापित कर ली और इनमें विश्व लेवल पर एक होड़ सी मच गई कि कौन कितने ज्यादा राज्यों को जीत सकता है। तो इस तरह से जितने राज्य जिन लोगों ने जीते वो उनको उपनिवेश कहलाए। जैसे भारत को आज भी आप जानते होंगे इंग्लैंड का उपनिवेश कहा जाता है, क्योंकि भारत इंग्लैंड का गुलाम रहा है। तो भारत के जितने भी राज्य गुलाम रहे हैं वो आज क्या कहलाते हैं, भारत के मतलब इंग्लैंड के उपनिवेश कहलाते हैं। आप जानते होंगे राष्ट्रमंडल एक शब्द आता है। राष्ट्रमंडल जो संगठन है वो वही संगठन है जो कभी इंग्लैंड के गुलाम रहे हैं, वो सारे राष्ट्र। तो जो जर्मनी के उपनिवेश वो कहे जाते हैं जो जर्मनी के गुलाम रहे हैं, तो ये उपनिवेशवादी राज्य कहे जाते हैं। चौथा आता है लोकतांत्रिक राज्य। लोकतांत्रिक राज्य का मतलब है जैसे पहले राजतंत्र होता था, राजा होता था, राजा की मृत्यु के बाद में उसका जो बड़ा बेटा है या उसकी जो स्त्री है, रानी है, वो राजा बनती थी, या उसका जो भी उत्तराधिकारी है वहां पे राजा बनता था। तो राजतंत्र के बाद में क्या हुआ, राजतंत्र खत्म हुआ और लोकतंत्र आया, जैसे कि आप भारत में आप देख रहे हैं, इंग्लैंड में आप देख रहे हैं, अमेरिका में आप देख रहे हैं। तो लोकतंत्र का मतलब है कि एक ऐसी शासन व्यवस्था जो सीधे जनता के द्वारा चुनी जाती है, जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि वहां पे शासन करते हैं, तो उसको कहा जाता है लोकतांत्रिक राज्य। अब हम बात करते हैं यहाँ पर कि राज्य के तत्व क्या क्या है। तो देखिए किसी भी क्षेत्र को राज्य कहलाने के लिए चार तत्वों का होना अनिवार्य है। मैंने स्टार्टिंग में आपसे बात की थी कि जो उत्तर प्रदेश है हम उसको राज्य नहीं कह सकते इस आधार पर, ना हम बिहार को राज्य कह सकते हैं, ना हम उड़ीसा को, ना पश्चिम बंगाल को, ना ही हम कर्नाटका को, ना ही हम महाराष्ट्र को, किसी को हम राज्य नहीं कह सकते इस आधार पर। क्यों? क्योंकि राज्य कहलाने के लिए चार तत्वों का होना अनिवार्य है। पहला है जनसंख्या,
दूसरा है निश्चित भूभाग, तीसरा है संप्रभुता और चौथा है सरकार। 4 तत्वों का होना अनिवार्य है। तो अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो जनसंख्या है, यहाँ पर निश्चित भूभाग भी इनके पास में है, लेकिन संप्रभुता नहीं है, सरकार भी है। संप्रभुता इसलिए नहीं है क्योंकि आप देख रहे होंगे कि आपको कुछ शासन व्यवस्था जो चलती है उसमें कुछ कानून आपको लखनऊ से प्राप्त होते हैं और कुछ कानून आपको दिल्ली से प्राप्त होते हैं। तो इस सेंस में संप्रभुता यहाँ पर नहीं है। संप्रभुता सारी की सारी पूरे भारत देश में समाहित है, क्योंकि भारत इस आधार पर एक राज्य है। इसको याद करने के लिए देखो, अगर एग्जाम में जब आ जाता है तो इसको याद करने का आसान सा तरीका है, मैं आपको बता देता हूं। आपको ऐसे याद रखना है कि जनसंख्या के तत्व जब आपसे पूछे जाते हैं तो जैसा कि हमारे जो टीचर हुआ करते थे उन्होंने हमको बताया कि आप इसको आसानी से याद कर सकते हैं। कैसे? उन्होंने कहा कि जनसंख्या निश्चित भूभाग, ऐसे याद करिए, जनसंख्या निश्चित भूभाग और संप्रभुता सम्यक सरकार, विद्युत जन्य किया विचार और तत्व राज्य के हैं ये 4। मैं दोबारा फिर आपको एक बार समझा देता हूं। जनसंख्या निश्चित भूभाग, संप्रभुता सम्यक सरकार, विद्युत जन्य किया विचार, तत्व राज्य के हैं ये 4। तो राज्य कहलाने के लिए 4 तत्व अनिवार्य हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं बाद में लास्ट में कि राज्य के कार्य क्या क्या है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्टेट? जिसमें आता है पहला आंतरिक और बाह्य सुरक्षा। प्रत्येक राज्य की ये जिम्मेदारी है, प्रमुख कार्य है कि वो अपने राज्य में रहने वाले लोगों को आंतरिक भी सुरक्षा दे, यानी चोरों से, उचक्कों से, लफंगों से, लुटेरों से, उनसे सुरक्षा प्रदान करे, और बाह्य सुरक्षा भी दे कि कोई दूसरा राज्य आकर के कहीं ऐसा न हो आक्रमण कर दे, है ना, तो उनसे, यानी आंतरिक और बाहरी दोनों ही सुरक्षा की जिम्मेदारी राज्य की होती है। दूसरा है मौलिक अधिकारों की रक्षा। प्रत्येक राज्य में वहां के निवासियों के कुछ मौलिक अधिकार होते हैं, उन मौलिक अधिकारों की रक्षा की जिम्मेदारी राज्य की होती है। तीसरा है कानून का निर्माण करना। कानून का निर्माण करना जिससे कि समाज में सामाजिक नियंत्रण बना रहे। और चौथे पे मैंने लिखा भी है, चौथा प्रमुख कार्य है सामाजिक नियंत्रण। समाज में सामाजिक नियंत्रण स्थापित करने के लिए उसे जो कुछ भी कानून बनाने पड़े, जैसे भी नियम बनाने पड़े, ये राज्य की जिम्मेदारी है। और भी कई सारे राज्य के फंक्शंस होते हैं, आप जानते होंगे, जिसमें सबसे पहले आता है शिक्षा। शिक्षा की जिम्मेदारी राज्य की होती है। स्वास्थ्य, उस राज्य में रहने वाले निवासियों के स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी राज्य की होती है। स्टेट की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि उस राज्य में रहने वाले लोगों के लिए कहीं किसी भी तरह की दवा की जरूरत पड़ती है, किसी भी मेडिकल फैसिलिटी की आवश्यकता पड़ती है, तो वो रेस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट की है, राज्य की जिम्मेदारी है कि वो उनको ये मुहैया कराए। इसके साथ में बिजली, पानी, सड़क, यानी शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी और सड़क, 5 चीजों की जो जिम्मेदारी है वो राज्य की, अर्थात ये राज्य के कार्यों के अंतर्गत ही आते हैं कि इनकी व्यवस्था राज्य अपने राज्य में रहने वाले नागरिकों की करेगा। तो प्रिय विद्यार्थियों, टॉपिक बहुत लेंथी है, बहुत बड़ी क्लास हो जाएगी, लेकिन आपके बीए फर्स्ट सेमेस्टर का जो सिलेबस है उसमें आपके लिए बस इतना ही है, इसलिए मैं इस क्लास को यहीं पर विराम करता हूं। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे जरूर बताइएगा, मैं उसको दूर करने की कोशिश करूंगा। एक बार फिर आपसे निवेदन कि नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल पर जुड़ने के लिए थैंक यू। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।